नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजा पे। तो आज का प्रश्न उत्तराधिकार से संबंधित है। मतलब दादा परदादा की संपत्ति में बेटे का हिस्सा, पोते का हिस्सा या बंटवारा, क्या इसमें इससे संबंधित समस्याएं आती है, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जमीन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर, इन सुझावों को किसी भी न्यायालय अथवा निर्णय में इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रैयतों, पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मौरोसी पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं देने पर उत्पन्न विवाद की स्थिति में। दूसरा प्रश्न है, बुआ बहन के संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में। तीसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति पत्नी के दो शादी अथवा उनके संतानों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में। चौथा प्रश्न है, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर विवाद की स्थिति में। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त परिवार के संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री करने की स्थिति में। छठा प्रश्न है, नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति में। सातवां प्रश्न है, जाली वसीयत कागजात बनाकर अपने ही परिवार की संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में। आठवां प्रश्न है, संयुक्त परिवार के मुखिया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के बंटवारा में उत्पन्न विवाद की स्थिति में। नौवां प्रश्न है, संयुक्त परिवार में नाबालिग व्यक्ति के हिस्सा पर परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना दावा करने की स्थिति में क्या समस्या आ सकती है और इसका क्या समाधान है, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। 10वां प्रश्न है, मूल रैयत के दूर के रिश्तेदार से जमीन को लिखवाकर उक्त जमीन को दावा करने की स्थिति में। खतियानी रैयत के नाम 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र संयुक्त रूप से खेती करते हैं, 1 पुत्र गांव में रहते हैं, तब खाता का निर्माण संयुक्त रूप से होगा या क्या होगा? इस वीडियो में इस प्रश्न का हम उत्तर बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न है, मूलतः दादा के नाम की भूमि कालांतर में पोता के नाम दाखिल खारिज होकर पोता द्वारा अपनी पत्नी के नाम के हवाला कर दिया गया हो, किंतु पिता माता द्वारा उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा हो तो क्या होगा? अगला प्रश्न है, पहली बीवी के मरने के बाद व्यक्ति विशेष द्वारा शादी की गई, दोनों पत्नी से 2 लड़के हैं, लड़के द्वारा न्यायालय में बंटवारा बाद दाखिल किया गया, न्यायालय ने व्यक्ति विशेष उसकी दूसरी पत्नी तथा 4 बच्चों को बराबर हिस्सा दे दिया, व्यक्ति विशेष अथवा दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई, ऐसी परिस्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा? ये सब इस तरह का समस्या हमारे समाज में जमीन से संबंधित होती है, हमारे बिहार में खास करके। तो इसका जवाब जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझें। एक एक प्रश्न का जवाब हम अब दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौरोसी पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं देने पर उत्पन्न विवाद की स्थिति में। देखिए, ऐसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर हिस्सा माना गया है, ठीक है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयतों के सभी वंशजों के नाम से खाता खुलेगा, मतलब लड़का और लड़की सबके नाम से। अगर विवाद नहीं हो तो सिर्फ लड़के के नाम से ही खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका आधार जो है ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन कर दिया गया है तथा उसी दिन के प्रभाव से यह लागू हो गया। अगला प्रश्न है, बुआ बहन के संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में। फिर से इसका वही जवाब है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयतों के सभी वंशजों का खाता खुलेगा, सभी वंशज के नाम, लड़का लड़की सबके नाम से खाता खुलेगा। आधार वही है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन कर दिया गया है तथा उसी दिन के प्रभाव से यह लागू है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति पत्नी के 2 शादी तथा उनके संतानों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में।
देखिए ऐसा है इसमें कि किसी व्यक्ति के वैध अवैध पत्नी के संतान वैध होते हैं, समझ गए। मतलब अवैध पत्नी अवैध पत्नी माने कोई रखे हुए है या दो पत्नी रखे हुए हैं, साइड से रखे हुए हैं, तो उनके जो वंशज बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, वो वैध माना जाएगा। या बेटा हो या बेटी, दोनों ही वैध माना जाएगा। अगर उन संतानों के बीच बंटवारा नहीं हो तो सभी संतानों अवैध पत्नी के संतानों सहित एवं उनके वैध पत्नी के नाम से संयुक्त खाता खुला जाएगा। माने वैध पत्नी के नाम से खाता खुलेगा ऐसा भी है, और उसके वंशज के नाम से खाता खुलेगा ऐसा भी है। मतलब उसका जो वंशज होगा, उसका जो संतान होगा, वो वैध माना जाएगा, माने बराबर हिस्सा होगा। आधार इसका हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 5, 6, 7 के तहत। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर विवाद की स्थिति में। देखिए इसमें क्या है, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उसके वंशज का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा। मतलब जिसके नाम से जमीन का कागज है तो उसी के नाम से वो खाता खुलेगा। परंतु यदि पारिवारिक बंटवारा में वह भूमि क्रेता के वंशजों एवं क्रेता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के हिस्से में हो तो खाता उसके नाम से खुलेगा। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसके अनुसार भी खाता खुलेगा। मतलब बंटवारा अगर है तो बंटवारा के हिसाब से खुलेगा खाता, नहीं तो फिर जिसके नाम से ज़मीन खरीदी गई है उसके नाम से खुलेगा। अन्य हिस्सेदार उस पर दखल कब्जा लिए हुए हैं, शांतिपूर्वक दखल है और अपना हिस्सा देना चाहते हैं तो उसके अनुसार उनके नाम से भी खाता खुल सकता है। आधार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के तहत। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री करने की स्थिति में। अक्सर ऐसा परिवार में देखा जाता है कि संयुक्त परिवार में बंटवारा वर्षों तक नहीं होती है और ज़मीन को कोई व्यक्ति विशेष उसमें बेचना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संयुक्त परिवार के संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष बिक्री की गई भूमि पर खाता केवला, समझ गए, जिस जो रजिस्ट्री कराया है उसके नाम से खुलेगा, ठीक है। एवं यदि उसका कब्जाधारी का कैफियत कॉलम में नाम रहेगा, मतलब जिसका कब्जा उस पर हो अगर तो कब्जाधारी का नाम कैफियत कॉलम में रहेगा, अभियुक्ति कॉलम में रहेगा। तथा स्वत्वाद लंबित हो तो इंद्राज कैफियत कॉलम में रहेगा। मतलब अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका टाइटल नंबर अभियुक्ति कॉलम में लिख दिया जाएगा। आधार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के तहत। अगला प्रश्न है, नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति में। नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति अगर बेच दी गई तो वो अवैध होता है, इनवैलिड होता है, गलत होता है, ठीक है। परंतु सिविल न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को नाबालिग द्वारा बेचा गया है यह तथ्य स्थापित होना चाहिए। ऐसे नहीं हम लोग डिसाइड कर देंगे कि ये केवला गलत है, ये सिविल न्यायालय द्वारा उसको नाबालिग करार दिया जाएगा तभी माना जाएगा, ठीक है। ये आधार इसका क्या है, रजिस्ट्रीकरण की धारा 2, 8 एवं भारतीय बालिग अधिनियम की धारा 3 के तहत। अगला प्रश्न है, जाली वसीयत कागजात बनाकर अपने ही परिवार की संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में। जाली वसीयत कागजात को सिविल न्यायालय द्वारा अथवा जिस कार्यालय से वसीयत कागजात निर्गत बताया गया हो और उस कार्यालय द्वारा अवैध बताया गया हो तभी वह अवैध है। क्लियर। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार के मुखिया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में बंटवारा में उत्पन्न विवाद की स्थिति में क्या होगा। संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उसके वंशज का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा। मतलब दखल के आधार पे खाता खुल सकता है इस कंडीशन में, इस शर्त पे। परंतु यदि पारिवारिक बंटवारानामा में वह भूमि क्रेता के वंशजों एवं क्रेता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के हिस्से में हो तो खाता उसके नाम से खुलेगा। मतलब बंटवारा में क्लियर कर दिया कि जिसके नाम से खरीद की ज़मीन है वो अन्य व्यक्ति को भी देना चाहता है, मतलब अपने फरीकेन को, अपने भाई को देना चाहता है, तो इस कंडीशन में वो अपने भाई को
दे सकते हैं ज़मीन, उनके नाम से भी खाता खुलेगा, सर्वे होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसका आधार क्या है? हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 5, 6, 7 के तहत। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में नाबालिग व्यक्ति के हिस्सा पर परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना दावा करने की स्थिति में, संयुक्त परिवार में नाबालिग व्यक्ति के द्वारा परिवार के किसी एक व्यक्ति, परिवार के कोई एक व्यक्ति उस पर दावा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संयुक्त परिवार में नाबालिग व्यक्ति के हिस्सा पर संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा बराबर होगा, परंतु बंटवारानामा संयुक्त परिवार के किसी एक या अधिक सदस्य के नाम से नाबालिग का हिस्सा दिखाता है तो उसके नाम से खाता खुलेगा। मतलब अगर एक आदमी के नाम से अगर वो उसके हिस्सा में संपत्ति पड़ गई बंटवारानामा के आधार पे, तो उनके नाम से खाता खुलेगा। आधार इसका क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के तहत। अगला प्रश्न है, मूल रैयत के दूर के रिश्तेदार से जमीन को लिखवाकर उक्त जमीन को दावा करने की स्थिति में, देखिए दूर के रिश्तेदार से लिखवा लिए, मूल रैयत से नहीं लिखवाए। मूल रैयत मतलब जो खतियानी व्यक्ति हैं या जिनके नाम से जमीन का मूल पेपर है, केवाला है, उससे नहीं लिखा करके किसी अन्य व्यक्ति से, दूर के रिश्तेदार से लिखा लिया, तो ऐसे कंडीशन में तो वो केवाला अवैध है। लेकिन डायरेक्टली हम लोग उसको अवैध नहीं बोलेंगे। देखिए इसका क्या जवाब है, जब तक केवाला को सिविल न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया जाता है उस केवाला को वैध माना जाएगा और खाता केवालाधारी के नाम से खुलेगा। आधार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 के तहत। अगला प्रश्न है, खतियानी रैयत के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र संयुक्त रूप से खेती करते हैं, 1 पुत्र गांव से बाहर रहते हैं, तब खाता का निर्माण संयुक्त रूप से होगा या अलग होगा? तो देखिए इसका जवाब है, एक सहिस्सेदार का कब्जा सब सहिस्सेदार का कब्जा माना जाता है। मतलब कोई एक व्यक्ति उस पर दखल कब्जा लिए हुए तो सभी फरीकेन का उस पर दखल कब्जा माना जाएगा, मतलब सबके नाम से खाता खुलेगा। यह नहीं कि उसके दखल कब्जा में तो उसके नाम से खाता खोल दिया जाए। इसका आधार है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 20 ख, तारकेश्वर प्रसाद बनाम ननकू 1959 BLJR 209 के तहत। अगला प्रश्न है, मूलतः दादा के नाम की भूमि कालांतर में पोता के नाम दाखिल खारिज होकर पोता द्वारा अपनी पत्नी के नाम केवाला कर दिया गया, किंतु पिता माता द्वारा उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा हो तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है और पिताजी को ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो अपना ज़मीन में हिस्सा खोजते हैं, लेकिन यहाँ तो केवाला हो चुका है। तो देखिए इसका जवाब क्या है, केवालाधारी के नाम खाता खुलेगा, जिसके नाम से केवाला है उसके नाम से खुलेगा। मतलब पत्नी के नाम से वो केवाला कर दिया तो पत्नी के नाम से खाता खुलेगा। क्लियर? अब क्या है, यदि सिविल न्यायालय में कोई वाद हो तो कैफियत कॉलम में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा। अगर केस चल रहा है तो कैफियत कॉलम में, अभिव्यक्ति कॉलम में टाइटल नंबर लिख दिया जाता है, सिर्फ TS नंबर। लास्ट अंतिम प्रश्न है, पहली बीवी के मरने के बाद व्यक्ति विशेष द्वारा शादी की गई, दोनों पत्नी से 2 लड़के हैं, लड़के द्वारा न्यायालय में बंटवारा बाद दाखिल किया गया, न्यायालय ने व्यक्ति विशेष उसकी दूसरी पत्नी तथा 4 बच्चों को बराबर हिस्सा दे दिया, व्यक्ति विशेष तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई, ऐसी परिस्थिति में खाता किन के नाम से खुलेगा? देखिए न्यायालय का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। न्यायालय के आदेश अनुसार जो भूमि लड़के को प्राप्त है के अतिरिक्त पिता एवं पिता के द्वितीय पत्नी की भूमि सभी लड़कों में बराबर माँ खाता खोला जाएगा। यदि किसी न्यायालय में वाद हो और कोई स्थगन आदेश ना हो तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे, बंटवारा पे आधारित आएंगे, बाजदावा पे आधारित आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।